स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेजेंडरी लेक्चर सीरीज। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आज हम लोग बात करेंगे 10th क्लास की जो किताब है इंडिया एंड कंटेम्परेरी वर्ल्ड पार्ट सेकंड के थर्ड सेक्शन का, जिसका टाइटल है एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। इसमें पहला जो अध्याय है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इसको लेकर हम आपके सामने आज बात रखेंगे। जब प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड की हम लोग बात कर रहे हैं तो इन दोनों बातों से कुछ जुड़ाव नजर आता है कि छपने की संस्कृति और आधुनिक दुनिया का जो निर्माण है वो कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। और जब इस किताब की आप लोग बात करेंगे तो देखेंगे कि इस किताब में जो टाइम पीरियड है जिसमें छपने की जो संस्कृति है और आधुनिक दुनिया के निर्माण की बात की गई है, वो टाइम पीरियड 18th सेंचुरी से 20th सेंचुरी के बीच है, यानी कि 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के बीच कैसे छपने की संस्कृति ने और आधुनिक दुनिया के निर्माण में इसमें क्या आपसी संबंध था, क्या योगदान था। और जिन स्थान की हम लोग बात करेंगे तो हम चाइना की बात करेंगे, जापान की बात करेंगे, यानी कि एशिया की हम लोग बात करेंगे, हम मिडिल ईस्ट की बात करेंगे, हम यूरोप की बात करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये जो छपने की संस्कृति है इसने दुनिया को बदल दिया। जी हाँ, बिल्कुल बदल दिया। कैसे बदल दिया? यानी कि दुनिया जो पहले सुनने वाली दुनिया थी, हियरिंग कम्युनिटी, समाज जो है एक हियरिंग कम्युनिटी था, वो अब जो है रीडिंग कम्युनिटी यानी कि पढ़ने लिखने वाला समाज के रूप में परिवर्तित होने लगा। यानी कि नॉलेज पहले भी आदान प्रदान होती थी। आपने कबीर का नाम सुना होगा, कबीर को पढ़ा नहीं होगा क्योंकि कबीर को हम लोगों ने सुना है, उन्हें पढ़ा नहीं, उन्होंने लिखा नहीं था। तो एक ज्ञान होता है जो हम सुनकर आगे कम्युनिकेट करते हैं, ज्ञान होता है जो लिखकर हम कम्युनिकेट करते हैं, और जब हम लिखकर किसी ज्ञान को कम्युनिकेट करते हैं तो उसका दायरा बढ़ जाता है। तो ये तमाम बातें कि क्या लिखित ज्ञान ने दुनिया में उस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाया, आम जन तक पहुंचाया, और आम जन तक वो ज्ञान जब पहुंचा तो उसने दुनिया में कैसे परिवर्तन लाए, वो सारी बातें हम करेंगे। पहले हम फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, यानी कि प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड में जो फर्स्ट सब सेक्शन है, द प्रिंटेड बुक्स, अर्लीस्ट प्रिंटेड बुक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो क्या नजर आता है? इस चैप्टर के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कुछ पिक्चर्स बनी है, फिगर्स बने हैं। मैं पर्टिकुलरली फिगर नंबर 2 एंड फिगर नंबर 4, इन दोनों को आप थोड़ा सा कंपेयर कीजिए। दोनों पिक्चर कैसी है, इनका टाइम पीरियड कैसा है, इनको बनाने वाला कौन है, इनके बनाने का उद्देश्य क्या है। तो जब आप इन पिक्चर्स को देखते हैं तो ये बिल्कुल साफ होता है, जाहिर होता है कि ये दोनों पिक्चर्स जापान की है। समय स्थान एक हो गया, लेकिन टाइम पीरियड ये 9th सेंचुरी की अर्लीस्ट प्रिंटेड बुक है जापान की, जिसके नीचे लिखा हुआ है डायमंड सूत्र। डायमंड सूत्र का जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म के दो संप्रदाय थे, हीनयान और महायान। तो महायान संप्रदाय में एक हिस्सा है जिसका डायमंड सूत्र यानी ज्ञान की पूर्णता। तो ये प्रिंटेड जो बुक है ये धार्मिक विचारों से जुड़ी हुई है, बुद्ध के विचारों से जुड़ी हुई है, और इसके नीचे लिखा हुआ था कि ये यूनिवर्सल फ्री पब्लिकेशन के लिए है, फ्री सर्कुलेशन के लिए है। यानी कि इस किताब के साथ में ये भी बात अटैच थी कि दुनिया में ये मुक्त रूप से फैलाई जा सके। तो एक तरफ तो ये हमें जापान में देखने को मिलता है, दूसरी तरफ जब आप पिक्चर नंबर 4 देख रहे हैं, सुनमान क्यूबो द्वारा बनाई हुई ये पेंटिंग है। इस पेंटिंग को जरा गौर से आप देखिए, आपको क्या नजर आ रहा है? एक तरफ एक व्यक्ति कमरे से बाहर झांक रहा, खिड़की कितनी बड़ी आप देख पा रहे हैं, और खिड़की से बाहर बर्फ गिरने को दिखाया गया है। उसी के साथ 3 महिलाएं उसी कमरे में बैठ के चाय बनाने का काम कर रही हैं, और उसी पिक्चर में दूसरी तरफ 2 महिलाएं भी खिड़की की तरफ बैठी हैं, लेकिन उनके खिड़की की तरफ जब बैठे तो साथ में एक हल्का सा कर्टेन भी लगा। तो इतनी बारीक चीजें सुनमान क्यूबो ने इस पिक्चर में बनाई हैं। अब ये जो लेट 18th सेंचुरी की यानी कि 1780-90 के दशक की जो तस्वीर है, इस तस्वीर में आम लोगों की बात की गई है, यानी कि दैनिक जीवन की बात की गई है। चाय पीने जैसी घटनाओं को वहां बनाया गया है। व्यक्ति बाहर मौसम को देख रहा है, बर्फ को देख रहा है, यानी कि दैनिक जीवन की बातों को बताया गया है। तो जो सुनमान क्यूबो है वो एक
ऑर्फन अनाथ बच्चे थे। उस अनाथ बच्चे ने कैसे शिक्षा प्राप्त की और कैसे शिक्षा प्राप्त करके उसने युकियो जो एक पेंटिंग व्यवस्था है जापान की, उस पेंटिंग व्यवस्था और प्रिंटिंग व्यवस्था के माध्यम से कविताएं लिखी, नोवेल लिखी, पेंटिंग बनाई, यानी कि आम लोगों की बातों को प्रिंट किया, पेंट किया और लोगों के बीच लाया। तो ये दोनों तस्वीरें हमें बताती हैं कि जहां 9th सेंचुरी में प्रिंटिंग धर्म से जुड़ी हुई है, वहीं 18th सेंचुरी में प्रिंटिंग जो है आम आदमी से जुड़ी हुई है। तो ये तो हम बात करते हैं जापान की, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जापान में ये टेक्नोलॉजी कैसे आई? कि जापान ने इस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया, ये जापान में कहीं और से आई? तो जब टेक्नोलॉजी की आप बात करना चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगी भौगोलिक जो क्षेत्र है, यानी भौगोलिक मतलब कि आप मैप जब देख रहे हैं तो उस मैप में आप भारत आपको नजर आ रहा है, भारत के उत्तर में आपको चाइना नजर आ रहा है, चाइना के साथ में आपको जापान भी नजर आ रहा है। तो बुद्ध के विचारों का जो आदान प्रदान है वो इस भौगोलिक निकटता के साथ में भी आप देख सकते हैं। ये भौगोलिक निकटता दर्शाती है कि कैसे विचारों का आदान प्रदान हो रहा था। तो विचारों का आदान प्रदान निश्चित तौर पर बुद्ध के विचारों के इर्द गिर्द बना हुआ था। तो जापान में ये टेक्नोलॉजी इन्वेंट नहीं हुई, जापान में टेक्नोलॉजी चाइना से आई। अब सवाल ये उठता है कि चाइना में ही ये टेक्नोलॉजी क्यों इन्वेंट? तो चाइना के इतिहास पे जब हम नजर डालते हैं तो वो हमें कुछ बताता है कि भाई ये टेक्नोलॉजी कौन उपयोग करता था। क्या इस टेक्नोलॉजी को धार्मिक व्यवस्था उपयोग करती थी, आम समाज उपयोग करता था या राज्य उपयोग करता था? तो चाइना के इतिहास पे नजर डालने पे हमें मालूम पड़ता है कि चाइना में ईसा के 200 साल पूर्व यानी कि हेन वंश के शुरुआत से लेकर और तांग वंश तक जब हम चाइना के इतिहास को देखते हैं तो जो राजा जिन मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, जिन कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा, जो प्रजा के ऊपर राजा का प्रशासन चलाएंगी, वो नियुक्तियां कैसे होती थी? तो उस इतिहास पे नजर डालने से मालूम पड़ता है कि चाइना में एग्जाम के माध्यम से रिक्रूटमेंट होता था, यानी कि कर्मचारियों की, लोगों की भर्ती होती थी। और ये ओरल ट्रेडिशन के माध्यम से, एग्जाम के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से इसका दायरा धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो एग्जाम कंडक्ट करने के लिए राज्य खुद किताबों को बड़े पैमाने पर पब्लिश करता था। तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड पब्लिकेशन सिस्टम चाइना में हम ईसा के 200 साल पूर्व से लेकर और आप 10th सेंचुरी तक देखते हैं। सुई वंश और तांग वंश जब हम 7th सेंचुरी से 9th सेंचुरी के बीच चाइना को देखने का प्रयास करेंगे तो इस दौर में इसमें बड़ी गतिशीलता हमें देखने को मिलती है। अब ये गतिशीलता केवल चाइना में ही संबंधित नहीं है, क्योंकि इस दौर में जब आप 7th सेंचुरी के इस वर्ल्ड को देख रहे हैं, यानी कि चाइना, भारत, भारतीय महासागर और अरब को जब आप देख रहे हैं तो एक तरफ अरब में इस्लाम का उद्भव हो रहा है, एक तरफ तांग वंश का उद्भव हो रहा है और इस पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोगों का आना जाना, तीर्थ यात्राएं शुरू हो जाती हैं, यात्रियों की यात्राएं शुरू हो जाती हैं, व्यापार बड़े पैमाने पे शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि जो तांग वंश है वहां पे ये व्यवस्था जो एग्जाम के माध्यम से होती थी उसका क्लाइमेक्स ये है कि जो एग्जाम के लिए हाईएस्ट डिग्री होती है जिनसी, वो डिग्री भी एक आधार बनी कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए, लोगों को भर्ती करने के लिए। तो चाइना में स्टेट किताबों को प्रिंट करवाने का काम करता था कागज के ऊपर। अब सवाल ये भी उठता है कि ये प्रिंट कैसे होता था और इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते थे? तो इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहा जाता है। ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे होता है? तो जो आपने छापना है कागज के ऊपर, चाहे वो कोई पेंटिंग हो, चाहे कोई किताब का पार्ट जो आप छापना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको लकड़ी के ऊपर उसे डिजाइन करना। डिजाइन करने के बाद में उसे जो कारीगर है वो उसे एनग्रेव करेगा ताकि जो आपने डिजाइन उसमें बनाई है वो प्रोमिनेंट होके बाहर उभरे। और जब उस डिजाइन को आप इंक से कलर करेंगे और कलर करने के बाद उसके ऊपर जब आप पेपर रखकर हल्का सा ब्रश से रब करेंगे तो आप देखेंगे कि जो डिजाइन आपने लकड़ी पर बनाई थी, एनग्रेविंग किया था, इंक लगाया था, वो डिजाइन आप पेपर के ऊपर आके, जैसे कि पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, तो इसे रबिंग पेपर टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। ये रबिंग पेपर टेक्नोलॉजी निश्चित तौर पर उतनी फास्ट नहीं थी। डेफिनेटली डिजाइन करना, एनग्रेविंग करना, इंक लगाना ये एक लंबा एक प्रक्रिया थी, लेकिन हम देखते हैं कि चाइना में 13वीं 14वीं शताब्दी तक
धीरे धीरे ना केवल राज्य ये प्रिंटिंग का काम कर रहा है, बल्कि आम जन भी उस प्रिंटिंग में हिस्सा ले रहा है, पर्टिकुलरली व्यापारी। तो चाइना में राज्य के अलावा आम जनता भी प्रिंटिंग में अपनी भागीदारी निभा रही है, और खासकर व्यापारी वर्ग को हम देख रहे हैं कि वो दैनिक जीवन की गतिविधियों को प्रिंटिंग के कार्य में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है। तो इस अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा एक, किस तरह से प्राचीन काल में ईस्ट एशिया में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी चाइना एवं जापान में स्थापित हुई। दो, हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे ज्योग्राफिकल कनेक्टिविटी जो भारत, चाइना और जापान को भौगोलिक रूप से जोड़ता है, उस निकटता ने कैसे विचारों का आदान प्रदान आसान किया। और थर्ड, हम लोगों ने पढ़ा कि चाइना में किस तरह से हेन डायनेस्टी से लेकर तांग वंश तक, यानी कि 7 से 9th और 10th सेंचुरी तक किस तरह से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में राज्य ने बड़ी अहम भूमिका निभाई। और फोर्थ, हमने इस अध्याय में पढ़ा कि जो टेक्नोलॉजी है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, जिसे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है, वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या थी। तो इस तरह से आपने इस अध्याय में पढ़ा कि किस तरह से जो एक टेक्नोलॉजी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, वो राज्य और धन व्यवस्था से आगे बढ़ते बढ़ते आम जन तक पहुंची। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो। अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि कैसे ये टेक्नोलॉजी, जैसे कि शुरुआत में हमने बताया था कि कोई भी विचार, कोई भी टेक्नोलॉजी जब किसी क्षेत्र में उभर कर आती है तो उसका संबंध अपनी सरहदों से पार होता है। तो कैसे ये टेक्नोलॉजी यूरोप पहुंची और यूरोप में इस टेक्नोलॉजी के पहुंचने के क्या प्रभाव रहे। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।